ओके, हमें आज चैप्टर स्टार्ट करना था एटॉमिक स्ट्रक्चर, सही ना। टाइम मिलेगा तो न्यूमेरिकल्स और करेंगे, मूल कंसेप्ट के लगभग फिनिश कर लिया है, कंसेप्ट एटलीस्ट खत्म हो गए सारे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे आज। सबने पढ़ लिया ना चैप्टर? यस सर। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं, एक बार हैंड सेस करेंगे जिसने चैप्टर पढ़ लिया है, जितना मैंने दिए थे लेक्चर्स, एक बार हैंड सेस कर देंगे जल्दी से। देवांशी, अर्नव, निवृत्ति, से रिपीट करना। जिसने चैप्टर पढ़ लिया है, जितने मैंने लेक्चर्स भेजे थे, हैंड सेस करेंगे। कृष्णा, 5 बच्चे हो गए अभी। उज्जवल, सर लास्ट वाला रह गया तो थोड़ा सा। हाँ लास्ट, चलो एटलीस्ट 3 लेक्चर्स तक पढ़ लिया हो जिसने। नवीन, हिमांशु, अनुष्का, हर्षिल, निशी, निधि, प्रिया। चलो बेटा, सबने पढ़ लिया है, मैं मान के चल रहा हूँ सबने कर लिया है ये। इसलिए थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ध्यान रखना चीज का, थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि ये थ्योरी वाला पार्ट खत्म हो जाए। लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबको पता है, लेकिन फिर भी एक आध क्वेश्चन कई बार आ जाता है इससे, सही ना। तो इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे खत्म इसको, थ्योरी वाले पार्ट को। देखो सबको पता है कि डाल्टन, जो डाल्टन वगैरह जो आए थे, इन्होंने स्टार्टिंग में बोला 1803 से लेकर 1810 12 तक इन्होंने बोला कि एटम जो है इनडिविजिबल है, कोई भी इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं है। फिर बाकी 1897 से स्टार्ट हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ 1897 से लेकर 1932 तक, इसके ऊपर काफी रिसर्च की गई और तब बताया गया है कि एटम जो है इट इज डिविजिबल, इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और अप्रोक्सीमेटली 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के आसपास है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, सब मिलाकर आई मेजन्स जो है 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। हमें जो स्टडी करना है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिसको हमें स्टडी करना है। 1897 से स्टार्ट हुआ था इसका स्टडी करना, और ये जे जे थॉमसन जो था इसने स्टडी किया था। जे जे थॉमसन ने 1897 में स्टार्ट किया। इसने डिटेल दी ज्यादातर इलेक्ट्रॉन के बारे में, थी ना, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में भी इसी का नाम है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। उसके बाद इसके जो स्टूडेंट्स थे या असिस्टेंट थे इसके, रदरफोर्ड और बोहर ने, इन्होंने काम आगे स्टार्ट किया, रदरफोर्ड और बोहर ने इन्होंने स्टार्ट किया। फिर उसके आगे डी ब्रॉगली कंसेप्ट आया, स्ट्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई, और लास्ट में हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस तरीके से एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर पहले जो है जे जे थॉमसन आया, इसने स्टार्ट किया था, इसने स्टार्ट किया, मैं इसी की बात यहीं से स्टडी कर रहा हूँ। जे जे थॉमसन इसने किया था किसकी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, और इसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, साथ में इसने ई बाय एम रेशियो भी निकालना सिखाया था। और इलेक्ट्रॉन का जो के ऊपर जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो निकाला था मिलीगन ने। ये फिजिक्स के पार्ट है, ई बाय एम रेशियो निकालना और चार्ज इलेक्ट्रॉन निकालना, ये सबने स्टडी किया ना एक बार। यस सर। चलो एक बार जल्दी से देखेंगे इसको। जैसे तुमने प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, एनोड रेज सब पढ़ लिया ना पूरा, ये प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड और एनोड रेज। यस सर। Yes, sir. चलो एक बार मैं जल्दी से इसको रिवाइज करा देता हूँ। कैथोड रेज, एनोड रेज, कैथोड रेज और एनोड रेज, ग्लास की ट्यूब ली थी। नोट्स में बहुत प्रॉपर दे रखा है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो नोट्स में बहुत प्रॉपर दे रखा है। ये ग्लास की ट्यूब है, इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं मेटल के, और इसको कनेक्ट कर रखा है 10,000 वोल्ट के सप्लाई से, 10,000 वोल्ट। और ऊपर वैक्यूम क्रिएट कर रखा है, इधर वैक्यूम क्रिएट कर रखा है ताकि प्रेशर अंदर बहुत कम रहे, 10⁻³ एटमॉस्फेयर या 10⁻⁴ मिलीमीटर, कितना एज लो एज पॉसिबल, इतना प्रेशर है। तो यहाँ पे कोई भी गैस होगी, सपोज मैंने एक मान लिया हीलियम गैस है, यहाँ बहुत कम, बहुत लो प्रेशर पे हीलियम गैस, हीलियम गैस अगर है यहाँ पे, तो अब क्या होगा, बहुत लो प्रेशर पे गैसेज जो होती हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हीलियम जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगी इस तरीके से, हीलियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसे लूज किया। अब इलेक्ट्रॉन जो है
वो ऐसा लगेगा कि हमें कैथोड से ओरिजिनेट हो रहे हैं और एनोड की तरफ जा रहे हैं, कैथोड से ओरिजिनेट होके एनोड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये गैस से निकले होते हैं, एक्चुअल में इस गैस से निकले होते हैं ये, और ये जा रहे हैं एनोड की तरफ। और जो हीलियम प्लस आयन है ना, मैं दोनों एक साथ बता रहा हूँ, हीलियम प्लस आयन जो है यहाँ पे होता है परफोरेटेड कैथोड, यानी जिसमें होल्स हो, केनाल्स कहते हैं इसको, केनाल्स। यहाँ पे आएगा एनोड रेस, इस एनोड से ये कैनाल से निकलती हुई, तो यहाँ पे गए कैथोड, और पता लगता है जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन है या फ्लोरोसेंट ट्यूब जो है, इसके ऊपर यहाँ पे ग्रीन कलर से ये ग्लो करेंगे, ग्रीन कलर का दिखेगा यहाँ पे, तो इससे पता लगेगा कि यहाँ पे कोई ना कोई रेज आई है। और इनका प्रूफ भी है, जैसे यहाँ पे अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, तो उसका शेडो कास्ट होता है, पता है ना, कुछ भी रख देंगे इधर तो इसका शेडो कास्ट हो जाएगा जस्ट बिहाइंड दिस एनोड, इधर इसकी शेडो कास्ट हो जाएगी ऐसे, इस तरीके, सही ना, ये इसकी शेडो कास्ट हो जाएगी। और यहाँ पे अगर मैंने फैन रख दिया तो शेडो कास्ट हो गई यहाँ पे, और अगर मैंने यहाँ पे कोई फैन रख दिया, फैन रख दिया तो फैन क्या करने लग जाएगा, रोटेट करने लग जाएगा। इसका मतलब जो कैथोड रेज है में ये मटेरियल पार्टिकल से बने होते हैं, ये किससे बने होते हैं, मटेरियल पार्टिकल से बने होते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज है, हीलियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन जाएगा पॉजिटिव की तरफ, यहाँ के गया, ये पॉजिटिव प्लेट है ये वाली, और ये नेगेटिव प्लेट है, और नेगेटिव प्लेट पे जो ये रेज है कौन सी, ये आएंगी एनोड रेज, ये एनोड रेज आएंगी यहाँ पे। यानी एनोड रेज तो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ गैस पे, गैस कौन सी यूज की, अगर मैंने नियोन यूज की होती तो नियोन गैस नियोन प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन आता, आर्गन यूज की होती तो आर्गन गिव्स आर्गन प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन आता, हाइड्रोजन यूज की होती तो H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन आता, इस तरह से। तो एनोड रेज तो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगी, कैथोड रेज में तो इलेक्ट्रॉन ही है, हर कोई इलेक्ट्रॉन ही रिलीज कर रहा है, तो कैथोड रेज नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगी गैस। और ये यहाँ पे आएगा, इधर जो एनोड रेज है ये यहाँ पे रेड कलर में ग्लो करती है। तो दोनों मैंने एक साथ बता दिया तुम्हें, एनोड रेज और कैथोड रेज, इनकी प्रॉपर्टीज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, वो सब पढ़ रखा होगा तुमने, सारा पढ़ा हुआ ना ये। और मैंने एक दो क्वेश्चन बताए हैं एम्स के जो आए हुए हैं, एम्स के क्वेश्चन बताए हुए हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है हमने, और साइक्लोट्रॉन से या इलेक्ट्रॉन गन से कैथोड रेज आई, इनिशियली स्ट्रेट है, लेकिन सर जैसे ये वो फील्ड ऊपर में डिफ्लेक्ट आएंगी, हो जाएंगी। हाँ, इमीडिएटली ऊपर की तरफ चली जाएंगी। ये वर्टिकल डिस्टेंस को y माना, x माना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को, तो y और x में रिलेशन बताया जो एक बार एम्स में पूछा हुआ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, y की वैल्यू बताई थी ना इसमें, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स E इंटू ई होता है, 1/4 डिवाइड बाय काइनेटिक 4 एनर्जी टाइम्स, इनटू x स्क्वायर। हाँ 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंटू एक्स स्क्वायर, पैराबोलिक पाथ आ गया ना, तो ये इस तरह से आ जाएगा, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, ये पूछा था एम्स। ई यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सबने पढ़ा होगा इसके अंदर। फिर जब कैथोड रेज बहुत लाइटर मेटल्स होंगे जैसे एल्यूमिनियम का, तो उसको पेनिट्रेट कर जाती है, उसको क्या कर जाएंगी, पेनिट्रेट कर जाएंगी। और अगर हैवी मेटल होगा, हैवी मेटल होगा तो उसमें क्या होता है, एक्स सर रेज कोई एमिट होता प्लैटिनम है जैसा ना, तो एक्सरेज आ जाती है। हाँ तब एक्स रेज, लाइटर मेटल्स हैं तो उसको पेनिट्रेट कर जाएंगी, हैवियर मेटल्स हैं तो एक्स रेज एमिट होंगे, एक्स रेज जो कि गैस को आयनाइज कर सकती है, जो कि गैस को, एक्स रेज नाम भी क्यों पड़ा था, रेज निकली पता नहीं है कौन सी रेज है, जैसे मैथ में हम लेट करते हैं लेट इट बी एक्स, तो इसलिए उसको एक्स दे दिया, एक्स रेज, ऐसे ही नाम दे दिया था इसका, है ना, एक्स रेज नाम इस तरह से दे दिया था इसका। और इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड में कैथोड रेज कैसे बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करते हैं, वो सब पता होना चाहिए। अगर 90 डिग्री के एंगल पे अगर आ रही है कैथोड रेज, 90 डिग्री पे आ रही हैं तो सर्कुलर पाथ फॉलो करेंगी, और अगर कैथोड रेज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 90 डिग्री से के अलावा एंगल पे आ रहे हैं तो वो हेलिकल पाथ फॉलो करते हैं, पढ़ा हुआ ना ये, यस सर। ये सब सबने पढ़ा होगा। सर्कुलर पाथ Yes, का फॉलो sir. करेंगे, सर्कुलर पाथ का फॉलो करेंगे, हेलिकल पाथ का फॉलो करेंगे, सब पढ़ा होगा। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लेकिन बस एक बार पढ़ना है, इसलिए लेक्चर्स भेजे हुए हैं और बहुत तरीके से भेजे हुए हैं, वो सारा पढ़ लेना ढंग से बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा हमारा आता है जैसे अब मिलिकेंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट टू फाइंड चार्ज टू मास रेशियो, ये पढ़ा है सबने? यस सर। Yes, मैं एक बार जल्दी से sir. इसको रिपीट कर रहा हूँ, मिलिकल्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट टू फाइंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये फिजिक्स का पार्ट है एक तरह से, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट टू फाइंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एटलीस्ट तुम्हें ये तो जरूर पता होना चाहिए कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन
किसके थ्रू निकला था? मिलिकेंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट टू फाइंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए थोड़ा बड़ा लेते हैं डायग्राम। इस वेसल में यहाँ पे फील्ड अप्लाई कर रखा है, यहाँ पे होल दे रखा है, ये यहाँ पे होल है, यहाँ पे हमने एटोमाइजर से ऑयल ड्रॉप्स को स्प्रे किया हुआ है, यहाँ एटोमाइजर से क्या किया, ऑयल ड्रॉप्स को स्प्रे किया हुआ है। अब जो होल से सिर्फ एक ही ऑयल ड्रॉप नीचे आ सकता है। तो मान लिया ये ऑयल ड्रॉप नीचे आ गया, ये ऑयल ड्रॉप नीचे आ गया, यहाँ से हमने एक्सरेज को अंदर रिलीज किया, एक्सरेज को पास किया अंदर, और एक्सरेज जैसे ही अंदर आएंगी तो यहाँ पे कोई भी अगर गैस प्रेजेंट हो, एयर तो प्रेजेंट होगी अंदर, यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स होंगे, एयर के पार्टिकल्स में गैसेज होती हैं, गैसेज एक्सरेज के थ्रू आयनाइज होंगी और जा करके जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, जो गैसेज आयनाइज होंगी, मान लिया हीलियम गैस है, आर्गन गैस है, कोई भी गैस, O2 गैस है, N2 गैस है, आयनाइज होकर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होंगे वो इलेक्ट्रॉन जाके अटैच हो जाएंगे किस पे, ऑयल ड्रॉप के ऊपर। ये मान लिया ये ऑयल ड्रॉप है, इसके ऊपर ये ऐसे इलेक्ट्रॉन अटैच हो, ये इलेक्ट्रॉन अटैच हो गए। तो अब इलेक्ट्रॉन अटैच हो गए तो ऑयल ड्रॉपलेट हैवी है, ये नीचे गिरने की कोशिश करेगी, बताया हुआ मैंने, ये ऑयल ड्रॉप है, ये नीचे गिरने की कोशिश करेगी mg फोर्स से। और हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई कर रखा है उस फील्ड की वजह से पॉजिटिव की तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे, तो ये ऊपर की तरफ, ये फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये फोर्स लगाएगा E इंटू ई, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है E इंटू ई होता है। तो दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, हम ऐसा एडजस्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को कि दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर ले। दोनों फोर्स जब एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो mg इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई नहीं लिखना यहाँ पे, ई तो सिर्फ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे लिखना QE, क्योंकि इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं हमें नहीं पता है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे बैलेंस करेंगे कि ऑयल ड्रॉप नीचे ना गिरे, तो दोनों फोर्स एक तरह से बैलेंस हो जाएंगे, तो mg इक्वल टू क्या आ जाएगा, QE आ जाएगा। पढ़ा है ना ये पढ़ा हुआ है ना सबने। और ये Q जो है चार्ज, ये क्वांटाइज होता है, ये क्या होगा, क्वांटाइज होगा, ये मल्टीपल होगा 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, इस तरह से चार्ज क्वांटाइज है, यानी गैप जो होंगे वो बिल्कुल फिक्स होंगे। mg क्यू ई आएगा, तो यहाँ से Q जो आ जाएगा वो mg बाई ई आएगा। Q क्या आएगा, mg बाई ई, क्लियर, Q विल बी इक्वल टू mg बाई ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये Q की वैल्यू हमने मान लो 10 एक्सपेरिमेंट किए, उससे इस Q की वैल्यू निकाली, 10 एक्सपेरिमेंट किए, Q की वैल्यू निकाली। अब ये Q की वैल्यू जो है एक इंटीग्रल मल्टीपल आएगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एक सिंगल वैल्यू, यानी ये डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी, जो गैप होंगे वो फिक्स होंगे। जैसे मान लिया मैंने Q की वैल्यू आई से 5 इंटू 10 के पावर -19, 15 इंटू 10 के पावर -19, 25 इंटू 10 के पावर -19 कूलम में, 20 इंटू 10 के पावर -19, 10 इंटू 10 के पावर -19। हमने चार वैल्यू 5 वैल्यूज निकाली हैं, 5 वैल्यूज चेक की, तो जो सबसे छोटी वैल्यू है वो होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो सबसे छोटी वैल्यू है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं 25 इंटू 10 के पावर -19, तो 25 इंटू 10 के पावर -19 जो होगा ये टोटल चार्ज है, और दिस विल बी इक्वल टू जो सबसे छोटी वैल्यू Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E, N इलेक्ट्रॉन पे चार्ज Ne, तो Q इक्वल टू आएगा Ne, तो N की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, E की वैल्यू क्या लेंगे, ये वाली वैल्यू, ये मैंने एज्यूम किया है 5 इंटू 10 के -90, 5 इंटू 10 के -90 सॉल्व करेंगे तो क्योंकि N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यानी उस ऑयल ड्रॉप के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन थे, उस ऑयल ड्रॉप के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन। समझ आई बात कि नहीं है, ये क्वांटाइज वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, यानी गैप जो होंगे वो फिक्स होंगे, जो गैप होंगे वो क्या होंगे, फिक्स होंगे। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? ये समझ आ गया कि नहीं? अर्नव, यस सर, आ गया। तो यहाँ पे आ गया, जैसे क्वेश्चन ऐसे आ गया, क्वेश्चन आया इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, बताओ कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स, देख के बताओ जल्दी से। सर 4। 4 इलेक्ट्रॉन है ना।
20 इंटू 10 की पावर 19 है, ये डिस्क्रीट वैल्यूज थी, तो इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कौन से? 20 इंटू 10 की पावर -19 वाले के ऊपर, इसके ऊपर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? No, sir. हाँ सर हाँ बोलो। सर आप हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओगे? ये सब ये उज्जवल, ये सब फिजिक्स में आएगा, बस तू अभी नाम याद रख। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मींस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का फील्ड है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस ये ध्यान रखना। मैग्नेटिक फील्ड मींस मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ, ठीक है? तो ये दो फोर्स तुम्हें याद रखने हैं। ये इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर मैं बात करूं तो वो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, यानी मैं बात करूंगा Q इंटू ई की। ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा या कोई चार्ज पार्टिकल होगा वो सर्कुलर घूमेगा, वो होता है QV क्रॉस बी। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये तुम्हें दोनों फोर्स याद रखने हैं। और इस फोर्स की वजह से कोई भी चार्ज पार्टिकल कैसे घूमेगा? सर्कुलर घूमेगा। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? वो होता है mv²/r। mv²/r। सर्कुलर घूम रहा है रेडियस में, रेडियस जिसका r होगा, m पता है मास ऑफ चार्ज पार्टिकल होगा, v वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल होगी। समझ आई बात? करिए, इसलिए जब भी मैग्नेटिक फोर्स आएगा तो सर्कुलर फोर्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा और ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। नहीं समझ आई बात उज्जवल? आगे। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, फिजिक्स में होगा सारा डिटेल इसका। जो बता रहा हूँ उसको बस ध्यान रख लो, यही इतना पता होना चाहिए तुम्हें जरूर। तो अब जैसे अब ये मैंने निकाल लिया मिलीकेंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिससे हमने क्या निकाल लिया? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं ई बाय एम रेशियो, जो कि किसने निकलवाया था? सर थॉमसन ने। ई बाय एम रेशियो, हाँ थॉमसन ने निकलवाया था ई बाय एम रेशियो। क्लियर? जे थॉमसन ने निकाला था ई बाय एम रेशियो। डिटेल में तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुम्हें करना है। टॉपिक है कि हमें करना है, तो इसको खत्म करना है बस। नोट करेंगे चार्ज टू मास रेशियो, ई बाय एम रेशियो, ये प्रिडिक्ट किया था जे थॉमसन ने। इसको जे थॉमसन ने बताया था इसके बारे में। तो इसने सेम एक्सपेरिमेंट किया, मैं इसको भी जल्दी से बताऊंगा बिल्कुल। ई बाय एम रेशियो, बाय थॉमसन, जे थॉमसन। तो इसने क्या किया? इसने वही ग्लास की ट्यूब ली, चार्ज प्लेट लगाए, पोटेंशियल अप्लाई किया, पोटेंशियल अप्लाई किया, और इसके बाद यहाँ से कैथोड रेज निकलेंगी, यहाँ से इनविजिबल कैथोड रेज निकलेंगी। कैथोड रेज बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल कर रही थी। आगे इसने जाकर क्या कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया पहले। ये जेडएनएस की स्क्रीन है या फ्लोरोसेंट ट्यूब है, यहाँ पे इसने आगे जाकर क्या अप्लाई कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से अब ये कैथोड रेज अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगी और ये जाने लग जाएंगी ऊपर की तरफ। ये जाएंगी ऊपर की तरफ, यहाँ से ऐसे जाने लग जाएंगी। फिर इसने इसको स्ट्रेट जाए ताकि ये, इसने मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाई किया और उसको ऐसे एडजस्ट किया कि रेज द्वारा स्ट्रेट जाए। अब इसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, यानी मैग्नेट लगा दिया यहाँ पे एक तरह से। तो मैग्नेट लगाने की वजह से यहाँ नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो अब ये रेस जो है इसके जस्ट ऑपोजिट मूव करेंगी, यानी ऐसे मूव करेंगी इस तरीके से। तो इसने दोनों फील्ड्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को, ऐसे एडजस्ट किया कि कैथोड रेज स्ट्रेट जाए। कैथोड रेज कैसे जाए? स्ट्रेट जाए जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे। तो ये एडजस्ट करने के बाद अब इसे दोनों फोर्स को क्या किया? सेम कर दिया है। इसलिए तुम क्या करोगे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था, के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा था, तो E इंटू ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फोर्स क्या है? ईवीबी। ईवीबी, तो दोनों को इक्वल कर दिया। अब क्योंकि ईवीबी आ गया है, इसलिए ईवीबी किसके इक्वल होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर में घूमने की कोशिश करेगा, mv²/r। आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये वाला। तो mv²/r आ जाएगा, v से ये v कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, और
इसमें ऊपर ई से ई कैंसिल होगा, ऊपर से मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ से वी की, ये वी जो है इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं नीचे, तो आ जाएगा ई बी इज इक्वल टू एम ई बाय बी। आर एक है, देखना कोई कुछ गलत तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। नहीं सर ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई बाय एम रेशियो क्या आ गया, सर 1.76 into 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। हाँ ई बाय एम रेशियो आ गया एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय में बी स्क्वायर इंटू आर। तो हमें यहाँ पे सारी टर्म्स क्लियर है, यहाँ पे सारी टर्म्स क्लियर है कि नहीं? सर एंड में m हट जाएगा। एम हटा दिया। यस सर। हाँ तो ई बाय, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया तो हमें पता है, बी स्क्वायर यानी मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया तो हमें पता है, और आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमें पता है। तो इसको सॉल्व किया गया, जब वैल्यूज जब पुट की गई तो ये वैल्यू आई 1.6776 इंटू 10^11 कूलम पर केजी, कूलम पर केजी ये वैल्यू आ गई। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया है, ये वैल्यू आ गई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आया, चार्ज इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10^19 कूलम, मिलीगन ने निकाला जो। फिर मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन आया यहाँ से वैल्यू पुट करने के बाद, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आया वो आया 9.1 इंटू 10^-31 के, ये मिलीगन ने बाद में प्रूव किया था। ये आ गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज और इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। तो ई बाय एम रेशियो जो है इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है। बाकी जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सबका कम होगा, क्योंकि उनका मास ज्यादा होगा। ये समझ आ गया यहाँ तक कि नहीं? जैसे अगर मैं कहूँ ई बाय एम रेशियो निकालो जरा, ई बाय एम रेशियो निकालना तुम्हें, ई बाय एम रेशियो तुम्हें कैलकुलेट करना है से प्रोटॉन का, प्रोटॉन यानी H प्लस का, हीलियम का, और निकालो तुम नियोन 9+ का, हीलियम 2+ का, बेरिलियम का, बोरोन 4+ का। चलो इनके तुम्हें निकालना है, ई बाय एम रेशियो निकालना है सबका और कंपेयर करना है।
निकाला किसी ने? वेदांत? तो मैंने कैलकुलेशंस नहीं करी। अच्छा, कैलकुलेशन नहीं किए, चलो निकाल लिए सारे, सारे निकाल लिए वेदांत? सर मतलब मैंने रिलेटिव निकाल लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन हाँ का मैं मास समझ गया। 1 यूनिट लेके वैसे निकाल लिया। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बाकी सब बच्चों ने निकाल लिया है? सर कैलकुलेशंस भी किए हैं। हम्म, चलो एक बार देख लेते हैं। देखो उधर, जैसे मेरे को प्रोटॉन का निकालना है। प्रोटॉन 1H1 होता है, ये 1H1 है, यानी इसमें क्या है, प्रोटॉन में क्या होगा, एक प्रोटॉन, ध्यान देना कोई न्यूट्रॉन नहीं, एक प्रोटॉन कोई न्यूट्रॉन नहीं, और इलेक्ट्रॉन मैंने ऑलरेडी बाहर निकाल दिया तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। तो इसका ई बाय एम रेशियो जो होगा वो ये होगा, ध्यान देना, इसका जो ई बाय एम रेशियो होगा, एक प्रोटॉन था तो 1.6 इंटू 10⁻19, प्रोटॉन एक ही है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। सॉल्व करेंगे, ये आता है 9.58 इंटू 10⁻7, यही आता है कि नहीं कूलम पर केजी में? यस सर। ये आएगा कूलम पर केजी में। तो ये सबने निकाल लिया कि नहीं, ये प्रोटॉन के लिए वैल्यू है। यस हीलियम का कितना आएगा उज्जवल, बता हीलियम का सर 0। रीजन? सर चार्ज न्यूट्रल है वो। बहुत अच्छे। वेदांत क्या निकाला था तूने? वेदांत? हाँ सही है वेदांत। अब हीलियम का 0 है, क्यों? क्योंकि इसमें जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज 0 है इस पे। नियोन 9+ का कितना निकाला है? सर 38.7 इंटू 10⁻6। चलो नियोन 9+ देखते हैं एक बार कितना निकला है। उज्जवल का सही गलत है पता लग जाएगा यहाँ पे। इसमें नियोन 9+, नियोन 9+ में कितने, देखो नियोन होता है 10 और ये 20, 10 और ये 20 होता है। तो इसने अपने नियोन ने 10 में से 9 इलेक्ट्रॉन तो लूज कर दिए हैं, नियोन 9+ कैसे बनेगा, +9 इलेक्ट्रॉन। तो 9 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा है, 10 प्रोटॉन थे, तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो 9 प्रोटॉन की वजह से आंसर आएगा इसका, 9 प्रोटॉन। यानी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होंगे तो जो तुम्हें चार्ज दिख रहा है, जो तुम्हें चार्ज दिख रहा है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो निकाल देंगे। ई बाय एम का जो रेशियो होगा वो होगा 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, यानी 9E लिख दो बेशक, 9E, और बाय में 20 प्रोटॉन्स है इसके अंदर, 20 प्रोटॉन्स। तो 20 इंटू 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास क्या मान लेंगे, सेम। अदरवाइज न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो 1.6749 है, पढ़ रखा ना ये, इंटू 10⁻27 kg, थोड़ा सा ज्यादा होता है। और जो प्रोटॉन का मास होता है 1.6725 इंटू 10⁻27 kg, दोनों को लगभग सेम मानते हैं। अदरवाइज न्यूट्रॉन बहुत हल्का सा, इसका मास ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। तो 20 इंटू एम आ जाएगा, यानी 1.67 इंटू 10⁻27, यही किया है उज्जवल। यस सर। तो 20 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 सॉल्व करके कितना आ रहा था उज्जवल ये? सर 38.7 इंटू 10⁻6। 3.87 इंटू 10⁻7 ना? यस सर। बहुत से उज्जवल, 3.87 इंटू 10⁻7 कूलम पर केजी। अब बाकी निकाल लिया सबने क्या, हीलियम 2+ का, बेरिलियम का, बोरॉन 4+ का, हीलियम O2 2 प्लस का माइनस का। 4.8 इंटू 10⁻7। हाँ अब एक बार एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लो O2 माइनस N3 माइनस को भी लेकर, O2 माइनस N3 माइनस को भी लेकर के एग्जैक्ट वैल्यू निकालो। और एक ले लो नाइट्रोजन N, जल्दी से निकालेंगे।
और कंपेयर करेंगे। 1 मिनट लगाएंगे इसमें, टाइम लगा के निकालेंगे जल्दी से। निकाल लिया सबने? Yes, sir. Yes. चलो एक बार आंसर देख लेंगे फिर। अब जैसे हीलियम 2 प्लस का कितना होगा? हीलियम प्लस को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट चीज है काफी। हीलियम प्लस अल्फा पार्टिकल होता है। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम जो होता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, वो अल्फा पार्टिकल। अब तुम्हें बताना है हीलियम 2 प्लस का कितना होगा? सर 4.8 इंटू 10⁷ कूलम पर केजी आ रहा था। हाँ, इसमें 2e/4m आएगा। ये आंसर आएगा 2e/4m। ऐसे कंपेयर करना आना चाहिए, 2e/4m। कोई डाउट किसी को? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? हीलियम प्लस के लिए 2e/4m, हीलियम प्लस के लिए 2e/4m। बेरिलियम के लिए Sir, 0. हाँ, क्योंकि इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। बेरिलियम प्लस, बेरिलियम के लिए 0। बोरॉन 4 प्लस के लिए e/m, Sir, 1/2. 4e है ना, 4e/5b 10 होता है, 5b 10 होता है, तो 10m। नहीं समझ आ रहा है? 4e/10m। कोई डाउट तो नहीं है किसी को इसमें? 4e/10m आगे समझ नहीं है? उज्जवल? Yes, sir. 4e/10m आएगा इसका। बोरॉन 4 प्लस, जो चार्ज दिख रहा है तुम्हें वो चार्ज ले लिया करो सीधा। और 5 भी 10 होता है, तो 10 आ गया मास इसका, 10। तो इससे निकाल लेना इसको। O2 माइनस के लिए Sir, 2/16, 1/8. बस नेगेटिव रहेगा, ये याद था, 8 और 16 होता है। 2e/16m। कोई डाउट? m यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन जो एक होता है वो आ जाएगा। यहाँ पे किसी किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? No, sir. और ऐसे ही n3 माइनस में क्या आएगा? n3 माइनस Sir, 3/14. हाँ, 3
E/14m। और नाइट्रोजन एटम पे सर 0। 0। न्यूट्रल है तो 0 आ जाएगा। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। हाँ, अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी सबसे लेट हुई थी। इसका पता लगाना बहुत टफ था। रीजन क्योंकि इन पे कोई चार्ज नहीं होता। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन 1932 में कैडविक ने डिस्कवर किया था इसको, न्यूट्रॉन्स को। इसने सिंपली क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराया किसके साथ, बेरिलियम की बहुत थिन शीट के साथ, बेरिलियम थिन शीट के साथ अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराया। अल्फा पार्टिकल जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ही कम होती है, अल्फा पार्टिकल्स की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम, फिर बीटा की थोड़ी ज्यादा, गामा की और ज्यादा, अल्फा की आयनाइजिंग पावर ज्यादा होती है। जैसे इसको पेनिट्रेट कराया तो इस बेरिलियम की शीट से क्या बाहर निकले, न्यूट्रॉन्स बाहर निकले। न्यूट्रॉन्स बाहर निकले मतलब इनविजिबल पार्टिकल बाहर निकले। इसका पता लगाने के लिए उसने पैराफिन वैक्स, जो कि एक रिच सोर्स ऑफ प्रोटॉन्स होता है, पैराफिन वैक्स जो कि रिच सोर्स ऑफ प्रोटॉन्स है, इससे स्ट्राइक कराया। तो इसने इसमें से प्रोटॉन्स को नॉकआउट कर दिया। क्यों नॉकआउट किया, क्योंकि प्रोटॉन्स का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है, हैवियर मास लाइटर मास को बाहर निकाल सकता है। प्रोटॉन्स को नॉकआउट किया और इन प्रोटॉन्स को हमने डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट कर लिया। एक किसी डिटेक्टर के थ्रू क्या कर लिया, डिटेक्ट कर लिया कि इसमें से कुछ पार्टिकल्स बाहर निकले हैं। तो बस इसकी इक्वेशन तुम्हें याद रखनी है, डिटेल तुम्हें कोई नहीं करनी है इक्वेशंस की। और न्यूट्रॉन के लिए E/m रेशियो क्या आएगा, E/m रेशियो क्या आएगा इसमें, सर 0। 0। न्यूट्रॉन है, चार्जलेस पार्टिकल्स है, तो ये 0। बेरिलियम की थिन शीट्स के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स यानी 2He4 न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम को स्ट्राइक कराया, तो मिल गया 6C12 कार्बन प्लस, बैलेंस करेंगे 9 + 4 13 है, ये 12 है, तो ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, तो 0। ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, सही है, ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है। तो ये कर लेना, इसको स्टार्ट कर रहे हैं।